अपनी गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया को जारी रखते हुए लू शेंग का क्लोन अपनी उत्परिवर्तित अमर कोशिकाओं को डेमन दायरे डेमन रियलम की अग्नि से प्रज्वलित करता है। वह अपनी प्रगति पर नजर रखता है और सफलतापूर्वक 1, 2 और फिर 3 मिलियन कोशिकाओं को संपीड़ित कर लेता है। 10 मिलियन उत्परिवर्तित कोशिकाओं को प्रज्वलित करने के बाद क्लोन एक जोरदार गर्जना करता है और इस प्रक्रिया को जारी रखने की तैयारी करता है। हालांकि उसे अचानक रुकने के लिए विवश होना पड़ता है जब वह अपने आसपास के वातावरण में एक बड़ा बदलाव देखता है। वह चारों ओर देखता है और उसे एक पूरी तरह से वीरान और खंडहरों से भरा परिदृश्य दिखाई देता है। फटी हुई जमीन का मुआयना करते हुए उसे एहसास होता है कि यहाँ मौजूद अंधकार ऊर्जा डार्क एनर्जी का भंडार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके अतृप्त स्पर्शकों टेंटलस ने इस क्षेत्र से ऊर्जा की एक एक बूंद को सोख लिया है। अपने हाथ में अंधकार ऊर्जा को महसूस करते हुए पाता है क्लोन की शक्ति में अभी भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। हालांकि उसकी मूल कोशिकाओं की संख्या 30 मिलियन पर ही स्थिर है, लेकिन प्रत्येक उत्परिवर्तित कोशिका की समग्र गुणवत्ता में भारी उछाल आया है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए लू शेंग इस बात पर विस्मित होता है कि उसका यह उत्परिवर्तित अवतार कितना अधिक परिपूर्ण और शक्तिशाली बन गया है। यह महसूस करते हुए कि किसी बड़ी उपलब्धि सी ब्रेक थ्रू को हासिल करने के लिए उसे और भी अधिक शक्ति की आवश्यकता है, वह इस ऊर्जा विहीन क्षेत्र को छोड़कर ऊर्जा का शिकार करने और उसे सोखने के लिए एक नए क्षेत्र की तलाश में निकलने का निर्णय लेता है। अपनी शक्ति को सक्रिय करते हुए क्लोन उड़ान भरता है और घोषणा करता है कि अब उसके अथक शिकार को जारी रखने का समय आ गया है। जैसे जैसे वह इस अंधकारमय दायरे में आगे बढ़ता है, उसकी पीठ पर मौजूद विशाल स्पर्शक तेजी से बाहर निकलते हैं और अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के भयानक राक्षसी जीवों को पलक झपकते ही निगल जाते हैं। कुछ ही समय बाद उसका यह निरंतर शिकार उसे एक ऐसे बिल्कुल नए और अछूते क्षेत्र में ले आता है जो अब उसके द्वारा सोखे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस नए क्षेत्र में प्रवेश करते ही क्लोन के सामने एक विचित्र दृश्य उपस्थित होता है। अनगिनत भयानक और विचित्र आकार प्रकार के परग्रही जीव वहां पूरी तरह से जमे हुए और निश्चल अवस्था में खड़े हैं। उनके इस अजीब व्यवहार से जरा भी विचलित हुए बिना क्लोन उन जीवों के झुंड के बीच छलांग लगा देता है। वह एक क्रूर और भीषण नरसंहार का तांडव मचा देता है और उन राक्षसों को बेरहमी से चीरते हुए पूरे क्षेत्र में पूर्ण अराजकता और हाहाकार की स्थिति उत्पन्न कर देता है। भयानक दक्षता के साथ आगे बढ़ते हुए वह अपने विशाल स्पर्शकों को प्रहार करने का आदेश देता है और वे स्पर्शक बड़ी ही सहजता से एक ही बार में कई विशालकाय जीवों को भेद कर उनकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। जैसे ही वह अपनी उत्परिवर्तित अमर कोशिकाओं की संख्या को 15 मिलियन तक पहुंचाने की तैयारी करता है, वह अपने निकट मौजूद एक जीव पर एक जोरदार और विध्वंसक मुक्का जड़ देता है। अंधकार ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर उस पूरे क्षेत्र में फैल जाती है जो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसे दूर क्षितिज पर एक विशाल लाल तूफान उठता हुआ दिखाई देता है जो छोटे जानवरों को दहशत में इधर उधर भगा देता है। कोहरे में से एक विशाल छाया उभरती है जिसकी एक आंख लाल है। उसकी जबरदस्त शक्ति का दबाव महसूस होता है। क्लोन पहचान जाता है कि यह लेवल 13 का जनरल क्लास जानवर है और उसे एहसास होता है कि वह किसी स्थानीय शासक के इलाके में घुस आया है। क्लोन की छाती पर चमकता हुआ कोर अचानक जल उठता है और डर के मारे चीं चीं करने लगता है। हैरान होकर क्लोन खुद से पूछता है कि शरीर की यह आदिम चेतना अचानक क्यों जाग उठी है और इतनी डरी हुई क्यों है। कोर को कांपते हुए देखकर क्लोन अपनी छाती पर थपथपाता है और उस आदिम मन से पूछता है कि आखिर उसे किस बात का डर है। वह उस डरे हुए मन को समझाता है, यह याद दिलाते हुए कि उसका असली शरीर, जिसमें सिर्फ 50 लाख अमर कोशिकाएं, भी लेवल 13 के माहिरों को आसानी से कुचल सकता है। जब क्लोन के पास उससे कहीं ज्यादा कोशिकाएं हैं तो उन्हें इस दुश्मन से डरने का कोई कारण ही नहीं है। मुट्ठी कसते हुए क्लोन उस आदिम मन को एक सख्त चेतावनी देता है। वह ऐलान करता है कि अगर वे महज लेवल 13 के एक जानवर को नहीं हरा सकते तो यह अवतार क्लोन उसका क्लोन कहलाने लायक ही नहीं है। सीना ताने खड़ा क्लोन
अपनी सबसे बेहतरीन साधना तकनीक, कल्चरेशन टेक्निक, अंधकारमय तारे का मार्ग को आजमाता है। उसकी बढ़ती हुई शक्ति ऑरा के जबरदस्त दबाव से जमीन थर्रा उठती है। वह अपनी प्राथमिक संप्रभु शक्ति, प्राइमरी सॉवरेन पावर को पूरी तरह से सक्रिय कर लेता है। उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से चमकने लगती हैं और वह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हवा में उछलकर क्लोन बैंगनी रोशनी की एक लकीर में बदल जाता है और सीधे उस विशाल जानवर की ओर तेजी से बढ़ता है। अपने विशाल दुश्मन को पूरे आत्मविश्वास से देखते हुए क्लोन अपनी सबसे घातक हमलावर तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट 5 रथुओं की मुट्ठी 5 सीजन्स फिस्ट को आजमाने के लिए तैयार होता है। उसका लक्ष्य इस तकनीक को इसके सबसे ऊंचे स्तर प्राचीन 5वीं ऋतु एंशियंट 5th सीजन तक ले जाना है। यह एक इतनी भयानक तकनीक है जो पूरे तारों भरे आसमान को भी जलाकर राख कर सकती है। क्लोन अपने आसपास के भयानक माहौल पर नजर डालता है और सोचता है कि इस अंधकारमय ब्रह्मांड डार्क साइड यूनिवर्स में तो रथुएं होती ही नहीं हैं, सूरज का होना तो दूर की बात है। अपनी मुट्ठी में कड़कड़ाती हुई ऊर्जा भरते हुए वह ऐलान करता है कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इस अंधकारमय दुनिया में रोशनी लाने का आदेश देते हुए वह एक जबरदस्त मुक्का जड़ता है, जिससे एक विशाल धमाका होता है और उस पूरे क्षेत्र का अंधकार पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। बाहर अंतरिक्ष में तारक आत्मा पुष्प स्टार स्पिरिट फ्लावर के आसपास का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से अफरा तफरी और अराजकता से भर जाता है। लेवल 13 के मास्टर्स की टक्कर में संख्या में कम होने के बावजूद पट्टियों से लिपटा हुआ हत्यारा शांत भाव से वो तियान, बाबू लुओ और हाईजी दाओ का सामना करता है। उनकी लड़ाई से उठने वाली झटकेदार लहरें इतनी जबरदस्त हैं कि कोई भी दूसरा लड़ाका उस युद्ध क्षेत्र के पास भी नहीं फटक पाता। पास ही युवा एल्फ आओनोंग ट्यूरिंग बड़ी आसानी से एक समुद्री डाकू को हरा देता है। ट्यूरिंग देखता है कि अभी 78 समुद्री डाकू और बचे हैं, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें यह कहकर नजरअंदाज कर देता है कि वे इतने कमजोर हैं कि उनसे कोई असली खतरा नहीं हो सकता। माशा उसके बगल में आकर उतरती है और मजाकिया अंदाज में कहती है कि वह अपनी चोटों से पहले ही पूरी तरह उबर चुका है। वह टिप्पणी करती है कि हाईजी दाओ के होनहार शिष्य के तौर पर मिली अपनी शोहरत का वह सचमुच हकदार है। वह सुझाव देती है कि उन्हें एक मुकाबला करना चाहिए, यह देखने के लिए कि कौन ज्यादा स्पेस पायरेट्स को हरा सकता है। ट्यूरिंग पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनौती स्वीकार करता है, यह कहते हुए कि उससे डरने का कोई कारण नहीं है। वह बताता है कि दुश्मन के विशेषज्ञों को पकड़ना बस समय की बात है और उनके लिए बस कमजोर पायरेट्स ही बचेंगे जिन्हें वे आसानी से खत्म कर सकते हैं। वह मजाक उड़ाते हुए उसे चेतावनी देता है कि जब वह शर्त हार जाए तो रोए नहीं। इससे पहले कि ट्यूरिंग अपनी बात पूरी कर पाता, माशा तेजी से आगे बढ़ती है और सीधे पायरेट्स की कतारों में कूद जाती है। गुस्से में आकर ट्यूरिंग उसके पीछे चिल्लाता है, शिकायत करते हुए कि उसने जल्दी शुरू करके धोखा दिया है। जैसे जैसे जोरदार और ऊंचे दर्जे की लड़ाई जारी रहती है, पट्टियों से लिपटा हुआ हत्यारा अपनी तलवार घुमाता है और हाईजी दाओ की विशाल तलवार से जोरदार टक्कर लेता है। जी यांगचेन बाबू लुओ से संपर्क करती है और उसे याद दिलाती है कि उन्हें पायरेट को जिंदा पकड़ना है। वह समझाती है कि वह हाईजी दाओ के साथ मिलकर हत्यारे को घेरने का काम करेगा, जबकि वू त्यान भागने के सभी रास्ते बंद कर देगा। बाबू लुओ मजबूती से इस योजना पर अपनी सहमति देता है। कमांड सेंटर के अंदर जी यांगचेन टैक्टिकल मॉनिटर को देखती है और उसके चेहरे पर महत्वाकांक्षा भरी मुस्कान होती है। उसे एहसास होता है कि इस हत्यारे को पकड़ने से उसका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वह पूरी दृढ़ता के साथ एक बाइंडिंग एक्टिवेशन बटन दबाती है। बाहर स्टार स्पिरिट फ्लावर नाम का स्पेसशिप एक विशाल नीले रंग का एनर्जी नेट सीधे अंतरिक्ष के खालीपन में छोड़ता है। वह एनर्जी ग्रिड तेजी से लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ता है। अपने द्वंद्व युद्ध में पूरी तरह से व्यस्त होने के कारण पट्टियों से लिपटा हुआ हत्यारा अचानक इस हमले की चपेट में आ जाता है। जब उसे एहसास होता है कि वह फंस चुका है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हाईजी दाओ उस पायरेट से कहता है कि वह भागने के बारे में सोचे भी नहीं। बाबू लुओ और वू तियान के सहयोग से तीनों माहिर योद्धा उस हत्यारे को चारों ओर से घेर लेते हैं
और वह एनर्जी का पिंजरा धीरे धीरे उसके चारों ओर कसता चला जाता है। यह सब देखकर जी यांगचेन बहुत उत्साहित होती है। वह बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है कि यह जाल अपने लक्ष्य को भेद दे, क्योंकि उसे पता है कि वे अब सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार स्पिरिट फ्लावर के एनर्जी नेट ने पट्टी बंधे हत्यारे को एक नीले पिंजरे में सफलतापूर्वक फंसा लिया, जिससे जियांग क्वान को पूरा भरोसा हो गया कि अब उस समुद्री डाकू के पास भागने की कोई जगह नहीं छिपी है। कसते हुए जाल के अंदर फंसे होने के बावजूद पट्टी बंधा हत्यारा पूरी तरह शांत बना रहता है। अंतरिक्ष में एक विशाल दरार खुलती है और उसमें जोरदार धमाका होता है। अपनी टैक्टिकल स्क्रीन पर इस अजीब घटना को देखकर जियांग क्वान का आत्मविश्वास पूरी तरह से सदमे में बदल जाता है। इस अफरा तफरी भरे युद्ध के मैदान में हाईजी दाओ सबको ऊपर देखने की चेतावनी देता है, जबकि बाबालुओ और वू तियान खुद को हमले के लिए तैयार करते हैं। लाल रंग की एनर्जी बीम की बारिश नीचे गिरती है और पूरे युद्ध के मैदान को एक विशाल धमाके में अपनी चपेट में ले लेती है। आओ नोंग ट्यूरिंग और माशा ये सब डर के मारे देखते रहते हैं और घबराहट में वे अपने गुरुओं को पुकारते हैं। वो तियान ऊपर की ओर उड़ता है और अपने साथियों को बचाने के लिए एक हरी ढाल बनाता है, जबकि हाईजी दाओ नीचे से आ रहे जबरदस्त दबाव को झेलने के लिए संघर्ष करता है। अपनी विशाल तलवार को कसकर पकड़े हुए थका हारा हाईजी दाओ बाबालुओ से पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। बाबालुओ के सीने में एक एनर्जी हमले से छेद हो गया है और वह कमजोर आवाज में कहता है कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। जहाज के ब्रिज से जियांग क्वान मॉनिटर पर अपनी हारी हुई सेना को देखती रहती है और यह समझ ही नहीं पाती कि उनकी जीत इतनी जल्दी तबाही में कैसे बदल गई। अंतरिक्ष में एक विशाल दरार खुलती है और 4 खतरनाक आकृतियां गहरे रंग की एनर्जी के बादल में लिपटी हुई नीचे उतरती हैं। ये नए आए लोग पट्टी बंधे हत्यारे के साथ मिल जाते हैं और इस तरह 5 ऊंचे दर्जे के हमलावरों का एक समूह पूरा हो जाता है। उनका कप्तान मुस्कुराता है, इस बात से संतुष्ट कि उनका शिकार उनके जाल में फंस गया है। अपने मॉनिटर को देखते हुए जियांग क्वान को डर के मारे यह एहसास होता है कि वे 5 अलग अलग लेवल 13 के स्पेस पायरेट्स अंतरिक्ष के समुद्री डाकुओं का सामना कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि इन समुद्री डाकुओं ने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया था ताकि उन्हें धोखा दे सकें। वे बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि रक्षक अपनी सारी एनर्जी खत्म कर लें ताकि वे एक ही जोरदार हमले में स्टार स्पिरिट फ्लावर को हथिया सकें। हताश होकर वह सभी सैनिकों को तुरंत जहाज पर वापस लौटने का आदेश देती है और बाकी बचे क्रू मेंबर्स को पूरी ताकत से लड़ाई के लिए तैयार रहने का निर्देश देती है। म्यूटेटेड क्लोन के सपनों की दुनिया में लू शेंग का शैडो क्लोन एक गिरे हुए राक्षस के ऊपर खड़ा है और उसकी जीवन शक्ति को सीधे अपने शरीर में खींच रहा है। अपने सीने पर बने मुंह का इस्तेमाल करके वह क्लोन एक चमकते हुए लाल रंग के कोर को खा जाता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसका अवतार इन जानवरों की लॉ पावर कानून शक्ति को सोखकर उसे बदल सकता है। वह सोचता है कि क्या यह भयानक निगलने की क्षमता सिर्फ उसके अवतार में ही है या फिर डार्क साइड यूनिवर्स के सभी अनोखे जानवरों में यह शक्ति होती है। जानवरों के कब्रिस्तान को देखते हुए वह क्लोन इस यूनिवर्स की कड़वी सच्चाई को समझने लगता है, क्योंकि ये जानवर एक दूसरे को खाकर ही विकसित होते हैं, इसलिए शक्ति पाने की उनकी राह की कोई सीमा नहीं है। अगर कोई 13वें लेवल का जानवर मर जाता है तो दूसरा जानवर उसका शव खाकर ही उसकी शक्ति पा सकता है। यह तय करते हुए कि 30 मिलियन कोशिकाएं काफी नहीं हैं, वह क्लोन अपनी डार्क एनर्जी को बाहर निकालता है ताकि अपनी कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाकर 100 मिलियन की सीमा तक पहुंचा सके। उसके चारों ओर एक कॉस्मिक भंवर उठ खड़ा होता है जब वह अपनी नई निखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके अगले लेवल पर पहुंचने की जबरदस्त कोशिश करता है। वह क्लोन जोर जबरदस्ती से एक 13वें लेवल के जानवर की सारी शक्ति खींच लेता है और उसकी कच्ची लाल ऊर्जा को सीधे अपने सीने पर बने मुंह में सोख लेता है। उसका शरीर एक अजीब सी शैतानी फूल जैसा दिखने लगता है, जिससे एक दुष्ट सी शान झलकती है, मानो कोई डार्क किंग अपने सिंहासन पर बैठा हुक्म चला रहा हो। स्टार स्पिरिट फ्लावर पर
घायल बाबालुओ को एक बेलनाकार हीलिंग टैंक के अंदर रखा जाता है, जबकि जियांग चेन, माशा और बाकी लोग नीचे बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं। माशा मेडिकल चैम्बर के शीशे से सटकर खड़ी हो जाती है और ऊपर अपने बेबस पिता को तकलीफ में देखती रहती है। हाइजीदाओ समझाते हैं कि बाबालुओ के शरीर पर लगी चोटें तो मामूली हैं, लेकिन असली संकट उसकी आत्मा को पहुंची चोट, जिसे आम मेडिकल इलाज से आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। वह बताते हैं कि बाबालुओ की आत्मा पर कई विनाशकारी लॉ फोर्स का हमला हुआ था, जिससे उसकी ऊर्जा वाहिनियां पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई हैं। आसपास मौजूद समुद्री डाकुओं के बेड़े से डरकर परेशान जियांग चेन पूछता है कि क्या बाबालुओ में अभी भी इतनी ताकत बची है कि वह लड़ सके और उनकी रक्षा कर सके। इस बेरुखे सवाल को सुनकर माशा को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में जियांग चेन पर बेदिल होने का आरोप लगाती है, क्योंकि वह उसके घायल पिता से लड़ने के लिए कह रहा था। इससे पहले कि यह बहस और बढ़ पाती, बाबालुओ अपनी आंखें खोलता है और माशा को चुप रहने का हुक्म देता है, जिससे वह तुरंत चुप हो जाती है। माशा शांत हो जाती है और ऊपर अपने पिता की ओर देखते हुए पूछती है कि उन्हें अब कैसा लग रहा है। बाबालुओ मानता है कि हालांकि वह अभी भी लड़ाई में उतर सकता है, लेकिन उसकी चोटों की वजह से उसकी लड़ने की ताकत अपने चरम स्तर के 30% से भी कम रह गई है। यह सुनकर चिंतित जियांग चेन पूछता है कि उसे पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा। बाबालुओ बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि ठीक होने में कितना समय लगेगा। इसमें दशकों, सदियां या शायद कभी भी ठीक न हो पाए। यह सुनकर माशा फूट फूट कर रो पड़ती है। जियांग चेन निराशा में अपना सिर झुका लेती है और इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करती है कि अगर सब कुछ सबसे अच्छा भी रहा, तब भी इसमें दशकों लग जाएंगे। जियांग चेन अपने क्रू को संबोधित करती है और समझाती है कि 5 लेवल 13 के समुद्री डाकू लगातार जहाज की ढाल पर हमला कर रहे हैं, जिससे उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और वे फंसते जा रहे हैं। कोई हल ढूंढते हुए वह अपने कर्मचारियों को आदेश देती है कि वे कानून प्रवर्तन विभाग से संपर्क करें और किसी भी कीमत पर सबसे नजदीकी स्टार गवर्नर से मदद मांगें। हालांकि एक अधीनस्थ जवाब देता है कि समुद्री डाकू उनके संचार को बाधित कर रहे हैं। जियांग चेन हैरानी और सदमे में सांस रोक लेती है। उसी उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह से कट गए हैं। वू तियान आगे बढ़ता है और समझाता है कि यह पूरी तरह से ब्लॉकेड कानून की ताकत की वजह से है। वह बताता है कि 5 लेवल 13 फाइटर्स की मिलीजुली कानून की ताकत इस स्पेस के इस सेक्टर को पूरी तरह से अलग करने के लिए काफी है। वह आगे कहता है कि अगर वे मदद के लिए कॉल भी कर लेते, तो भी मदद आने में बहुत देर हो जाती और तब तक उनकी शील्ड भी शायद टिक नहीं पाती। बेताब जियांग चेन ने सुझाव दिया कि वे घेरे से बाहर निकल जाएं। वह सुझाव देती है कि है जिदाओ और वू तियान अपनी ताकत मिलाकर रास्ता बना लें। हॉल में भारी सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि क्रू उसकी बातों पर सोच रहा होता है। उन्हें पूरी तरह पता होता है कि बाहर निकलना कितना खतरनाक होगा। तनावपूर्ण शांति को तोड़ते हुए वू तियान ठंडेपन से जियांग चेन को टोकता है। वह उसे साफ साफ याद दिलाता है कि उसने स्थिति को गलत समझा है, यह साफ करते हुए कि वह सिर्फ उसके जहाज पर सवारी करने के लिए सहमत हुआ था और उसने कभी अपनी जिंदगी उसके परिवार को नहीं बेची। जैसे ही वो तियान का सीधा सीधा इनकार समझ में आता है, पुल पर एक भारी दम घोंटने वाली चुप्पी छा जाती है। वो तियान अपना रुख एकदम साफ कर देता है। वह जानता है कि वह अकेले ही इस घेराबंदी को आसानी से तोड़ सकता है और तारों भरे खालीपन में भटकते हुए भी जिंदा रह सकता है। वह इतना बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ एक मालवाहक जहाज को बचाने के लिए 13वें लेवल के 5 स्पेस पायरेट्स अंतरिक्ष के लुटेरों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दे। जब उसके पास खेलने के लिए कोई और पत्ता नहीं बचता, तो घबराई हुई जी एनेक्सियन बाकी जमा हुए लड़ाकों की तरफ मुड़ती है। वह सबसे गिड़गिड़ाकर विनती करती है कि वे अपने डर को एक तरफ रख दें, सहयोग करें और स्टार स्पिरिट फ्लावर को इस संकट से बचाने में मदद करें। वह अपने परिवार की इज्जत की कसम खाती है कि अगर वे डटे रहे और लड़े, तो वह उन सभी को भरपूर इनाम देगी। लेकिन जब बात सीधे सीधे जिंदगी और मौत की हो, तो उसकी ये बेताब गुहारें किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। भविष्य की दौलत और परिवार की इज्जत के वादे बेहद सस्ते और खोखले लगते हैं। हालात और भी बदतर तब हो जाते हैं
जब घायल बाबालुओ और माशा भी पीछे हटने लगते हैं और हॉल को छोड़कर भागने की तैयारी करने लगते हैं। कमरे में चुप्पी छा जाती है और जी एनेक्सियन बिल्कुल अकेली खड़ी रह जाती है। वह देखती रहती है कि कैसे उसकी बेहतरीन सुरक्षा टुकड़ी पूरी तरह से बिखर जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। अपनी आखिरी कोशिश में वह वू त्यान पर जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित एक ऊंचे दर्जे का माहिर भला कैसे चुपचाप खड़ा होकर उन सभी को मरते हुए देख सकता है। वू तियान शांत भाव से उसे चुप करा देता है और उसे बेहद बेवकूफ कहता है कि वह ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है। वह उसे एक ही समझौता पेश करता है, वह उसे सुरक्षित बाहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जहां तक जहाज और माल की बात है तो वे अब अतीत बन चुके हैं। यह कड़वी सच्चाई जी एनेक्सियन से किसी मालगाड़ी की तरह टकराती है और वह पूरी तरह से हताश होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ती है। उसे कड़वे एहसास के साथ समझ आता है कि अपनी ही खराब लीडरशिप की वजह से एक बेहद कीमती ऊंचे दर्जे का अमर स्तर का अंतरिक्ष जहाज गंवाना असल में उसके लिए मौत की सजा से कम नहीं है। भले ही वह किसी तरह बच भी जाए और अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाए, तो भी उसे उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपना सिर पकड़कर इस बुरे सपने से खुद को बचाने के लिए किसी चमत्कार की बेताबी से प्रार्थना करती है। जहाज के बाकी लड़ाके चारों ओर देखते हैं, पूरी तरह से डरे हुए, और सोच रहे हैं कि क्या इस जानलेवा जाल से बाहर निकलने का कोई भी संभव रास्ता है। ठीक उसी समय जब जेड एंशियन अपनी निराशा के आगे पूरी तरह से हार मानने ही वाली होती है, अनुभवी और शक्तिशाली है जी दाओ आगे आते हैं। अपनी बाहें बांधकर वह शांति से कहते हैं कि शायद उनके पास अभी भी सारे विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। अगर किसी और ने इतनी बेतुकी बात कही होती तो क्रू वाले उसे हंसकर कमरे से बाहर निकाल देते, लेकिन है जी दाओ जैसे दिग्गज लेवल 13 के विशेषज्ञ के मुंह से यह बात सुनकर हर कोई तुरंत हैरानी और सदमे से जम सा जाता है। जेड एंशियन की आंखों में तुरंत उम्मीद की एक बड़ी लौ जल उठती है और वह उत्सुकता से उस बूढ़े गुरु से उनके समाधान के बारे में पूछती है। इस बीच बहुत ज्यादा शंकालु वू तियान यह सब देख रहा होता है और पूरी तरह से हैरान है कि वह अनुभवी योद्धा आखिर क्या योजना बना रहा होगा। यहां तक कि घायल बाबलुओ और उसकी बेटी माशा भी पीछे हटना रोक देते हैं और इस अचानक आए मोड़ को समझने की कोशिश करते हुए हैरान भरे भावों के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। बाहर घेराबंदी अपने चरम पर पहुंच रही है। निचले स्तर के अंतरिक्ष लुटेरों के झुंड लगातार स्टार स्पिरिट फ्लावर के एनर्जी शील्ड पर हमला कर रहे हैं और रक्षकों पर चिल्ला रहे हैं कि वे हार मान लें और अपनी मौत को स्वीकार कर लें। हैविंग हीरो ओहैजी दाओ अपना सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता निकालते हैं। वह बताते हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, एक बेहद शक्तिशाली साधक कल्टीवेटर, जो अगर मदद के लिए आगे आ जाए तो इन लुटेरों को धूल की तरह आसानी से उड़ा सकता है। खुशी से झूम उठी जेड अंशियान राहत की चमक से दमक उठती है। वह बेसब्री से पूछती है कि क्या वह रहस्यमयी रक्षक सचमुच जहाज पर ही मौजूद है, और यह जानना चाहती है कि वे उससे तुरंत संपर्क कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर जहाज का बाकी क्रू भी उत्साह में फुसफुसाने लगता है। सामान्य परिस्थितियों में पांचों लेवल 13 के लुटेरों ने उनके संचार तंत्र को पूरी तरह से जाम कर दिया था, जिससे बाहर से किसी भी तरह की मदद बुलाने का कोई भी मौका खत्म हो गया था। लेकिन अगर है जी दाओ के पास जहाज पर ही मौजूद किसी और भी ज्यादा शक्तिशाली गुरु से सीधे संपर्क करने का कोई जरिया है, तो यह सचमुच उनके बचने का सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आखिरकार जहाज पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इस विशाल और बेहद आलीशान जहाज को खोना नहीं चाहता। अगर वे इसे बचा सकते हों, जहाज को हुए भारी आर्थिक नुकसान को एक तरफ रख भी दें, तो भी इसे छोड़ने पर मजबूर होने का मतलब है कि वे अंतरिक्ष के जानलेवा खालीपन में असहाय होकर भटकते रह आएंगे। कड़वी सच्चाई यह है कि अगर वे जहाज की सुरक्षा कवच शील्ड से बाहर निकले तो लेवल 13 के समुद्री डाकू कमजोर क्रू सदस्यों का आसानी से शिकार करके उन्हें मार डालेंगे।
पट्टियों में लिपटा वह खौफनाक हत्यारा उन सभी को मांस के लोथड़ों में बदलने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। ये बेरहम खून के प्यासे अंतरिक्ष के समुद्री डाकू बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जो नरमी बरतें और यात्रियों को शांति से वहां से निकलने दें। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनकी एकमात्र उम्मीद यही है कि वे इस रहस्यमयी रक्षक को लड़ाई में शामिल कर लें। आओ नांग ट्यूरिंग यह बात सामने लाता है कि उनका संभावित रक्षक इस समय ठीक इसी अंतरिक्षयान पर मौजूद है और उनकी नजरों के ठीक सामने खड़ा है। जय यांगशिन का दिमाग तो जैसे सुन्न ही पड़ गया। उसे यह बात समझने में काफी मशक्कत करनी पड़ी कि यात्रियों के बीच ही कहीं कोई छिपा हुआ बिना रजिस्ट्रेशन वाला लेवल 13 का ताकतवर योद्धा मौजूद है। लेकिन हाईजी दाओ ने तुरंत ही एक अड़चन डाल दी। उसके अंदाजे गलत साबित हुए और वह थोड़ा पसीना पोंछते हुए बताता है कि यह रहस्यमयी गुरु पक्का लेवल 13 का नहीं है। यह सुनकर जी यांगक्सिन हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में तुरंत एक ही बात आती है, अगर वह लेवल 13 का नहीं है तो वह जरूर उससे भी ज्यादा मशहूर लेवल 14 का कोई बहुत बड़ा योद्धा होगा। उसके हिसाब से यह बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि 5 दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई का पासा पलटने के लिए सिर्फ एक और लेवल 13 का योद्धा काफी नहीं होता। इस भयानक बुरे सपने से उन्हें सिर्फ कोई मशहूर लेवल 14 का ग्रैंड मास्टर ही बचा सकता था। यह बात तेजी से फैल जाती है और पूरा जहाज खुशी और जोश की एक जबरदस्त लहर से भर जाता है। जहाज के क्रू को यकीन ही नहीं होता कि वे तारों भरे आसमान के एक असली दिग्गज के साथ सफर कर रहे हैं। एक ऐसी मशहूर हस्ती जिससे मिलने का सपना भी वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख सकते थे। यह जोश सचमुच सबको अपनी चपेट में ले लेता है। वू तियान और बा बेल्लो जैसे पुराने योद्धाओं की उम्मीद भी पूरी तरह से फिर से जाग उठती है। वे बेसब्री से उस ग्रैंड मास्टर के शानदार अंदाज में आने का इंतजार करने लगते हैं जो उन्हें बचाने वाला है। भीड़ को पूरी तरह से बेकाबू होते देखकर हाईजी दाओ अजीब सी खांसी खांसता है और उनकी खुशी में दखल देते हुए साफ करता है कि यह आदमी लेवल 14 का भी नहीं है। इस अचानक हुई घोषणा से सबकी खुशी का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। योद्धा एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। अगर वह लेवल 13 या 14 का नहीं है तो वह आखिर किस लेवल का हो सकता है। चेहरे पर कोई भाव लाए बिना हाईजी दाओ एक ऐसी बात कहता है जिससे सारा मजा किरकिरा हो जाता है। उनका सबसे बड़ा रक्षक असल में सिर्फ लेवल 12 का है। पूरा कमरा तुरंत इस बात को मानने से इनकार कर देता है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि वह बूढ़ा आदमी जरूर कोई घटिया मजाक कर रहा है। भीड़ के इस गहरे अविश्वास को भांपकर हाईजी दाओ अपनी बात पर और जोर देता है। वह पक्के तौर पर कहता है कि भले ही यह आदमी सिर्फ लेवल 12 का है, लेकिन उसकी असली लड़ने की ताकत इतनी जबरदस्त है कि वह आसानी से उसकी अपनी ताकत से 100 गुना ज्यादा है। लेवल 13 के एक पुराने और माहिर योद्धा के मुंह से इतनी हैरान कर देने वाली बात सुनकर जी यांग चेन पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। बाकी बचे पुराने योद्धाओं के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वू तियान को पसीना आ जाता है, जबकि बा बेल्लो और मां शिया अपनी जगह पर जम जाते हैं। वे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि महज 12वें लेवल के किसी जीवस्मी जीव के पास ब्रह्मांड को तोड़ने वाली इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे हो सकती है। इस बीच जहाज पर मची अफरा तफरी से बहुत दूर दृश्य गहरे, उलझे हुए और अराजक डार्क साइड ब्रह्मांड के वीरान इलाकों की ओर मुड़ जाता है। हड्डियों के एक कब्रिस्तान के बीच खड़ा लू शेंग का विशालकाय शैडो क्लोन छाया प्रतिरूप उस वीरान खून जैसे लाल महाद्वीप का जायजा लेता है। उसे एहसास होता है कि उसने आसपास के सभी विरोधियों को मारकर और खाकर पूरी तरह खत्म कर दिया है। अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर को बेरहमी से खाकर इस क्लोन ने सफलतापूर्वक अपनी 10 करोड़ म्यूटेटेड अमर कोशिकाओं की परम सीमा को छू लिया है। खुद लू शेंग भी यह देखकर हैरान है कि उसका यह अजीबोगरीब अवतार कितनी तेजी से और बेतहाशा शक्तिशाली होता जा रहा है। वह इस डार्क डायमेंशन, अंधकारमय आयाम के क्रूर नियमों पर विचार करता है। अपने मूल ब्रह्मांड के विपरीत यहां इन राक्षसों के विकास में कोई रुकावट या सीमा नहीं आती। जब तक वे कच्ची ऊर्जा को सोखते रहते हैं, उनकी शक्ति बर्फ के गोले की तरह तेजी से और कई गुना बढ़ती जाती है। लू शेंग अपनी दूरदर्शिता पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह पाता।
जिस क्लोन को उसने एक छोटे से प्रयोग के तौर पर यूं ही बनाया था, वह अब उसकी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस, सोच से भी कहीं ज्यादा से कहीं आगे बढ़ रहा है। उसे एहसास होता है कि अगर यह पागलपन भरी रफ्तार जारी रही तो यह विशालकाय अवतार अंततः एक ऐसे अभेद्य कवच में बदल जाएगा जो उसके मुख्य शरीर को किसी भी ब्रह्मांडीय खतरे से बचा सकेगा, और इस तरह यह उसका सबसे बड़ा और सबसे गुप्त ट्रम्प कार्ड, अंतिम हथियार साबित होगा। अचानक एक तेज बीप की आवाज उसे उसके विचारों से बाहर खींच लाती है। वह एक आध्यात्मिक संकेत महसूस करता है। क्लोन को एहसास होता है कि हाईजी दाओ उसे बुला रहा है। वह सोचता है कि क्या वे आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्राम करते समय लियू शेंग को एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर 99 से अधिक अपठित संदेश चमक रहे हैं। इतने सारे अलर्ट देखकर वह अपनी गर्दन फैलाता है और अपने अराजक काले क्लोन से निपटने के बाद अपने मानव शरीर में वापस आने के आराम का आनंद लेता है। वह तुरंत समझ जाता है कि ये लगातार कॉल आओ नोंग ट्यूरिंग की ओर से आ रहे हैं और ध्यान देता है कि यह वास्तव में पहली बार है जब किसी ने उसकी निजी साधना के दौरान उससे संपर्क करने का इतना प्रयास किया है। इसलिए कॉल सक्रिय करते ही क्षमा मांगते हुए आओ नोंग ट्यूरिंग का एक होलोग्राम प्रक्षेपण तुरंत उसके कमरे में प्रकट हो जाता है। इस घुसपैठ से बिल्कुल भी विचलित हुए बिना लियू शेंग सहजता से उस बौने से पूछता है कि उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। यह सुनकर ट्यूरिंग बिना समय बर्बाद किए घबराकर बताता है कि स्टार स्पिरिट फ्लावर गंभीर संकट में है और वर्तमान में एक ऐसी बड़ी समस्या का सामना कर रहा है जिसे उनकी मौजूदा सेना संभाल नहीं सकती। जैसे ही एल्फ मौजूदा संकट का विस्तृत वर्णन करने लगा, लियू शेंग अपने बिस्तर पर शांति से सुनता रहा। उसने इन विवरणों को जल्दी से समझ लिया और उन्हें अपने सामने मौजूद खतरे की स्पष्ट तस्वीर मिल गई। स्थिति की पुष्टि करने के लिए उसने अपनी संवेदी शक्तियों का उपयोग करके बाहर के युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया और देखा कि समुद्री लुटेरों के लेजर हमलों से जहाज की ऊर्जा ढाल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही है। खतरे को भांपते हुए उसने सीधे ट्यूरिंग से पूछा कि क्या वे उससे हस्तक्षेप करने और उन्हें इस अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों के घेराबंदी से बचाने की उम्मीद करते हैं। ट्यूरिंग ने घबराकर इसकी पुष्टि की और बताया कि हाईजी दाओ ने भी इस बात पर जोर दिया था कि जहाज को बचाना उनके अपने हित में है, क्योंकि एक अमर स्तर के पोत को खोने से शिकार के लिए रवाना होने में बहुत देरी हो जाएगी। इसके अलावा एल्फ ने उत्सुकता से कहा कि अगर वे इस संकट से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्हें एक बेहद बड़ा इनाम भी देगा। यह सुनकर लियू शेंग आखिरकार आगे आने के लिए तैयार हो जाता है। अपने अंगों को फैलाते हुए कहता है कि इतने लंबे समय तक अपने कमरे में साधना करने से उसका का शरीर इतना अकड़ गया है कि उसे अच्छी तरह से वार्म अप करने की जरूरत है। इस बीच युद्ध की तैयारी के हॉल में झाई योंग चुन पूरी तरह से अवाक रह जाता है, यह विश्वास करने में असमर्थ कि वे अपनी सारी उम्मीदें केवल एक 12वें स्तर के योद्धा पर टिका रहे हैं। नतीजतन आसपास के सभी साथी और योद्धा भी उतने ही अचंभित हैं। अपने कथित रक्षक के इतने कम पद को देखकर पूरी तरह से अविश्वास में फुसफुसा रहे हैं। इस बेतुकी बात पर गुस्सा होकर माशा जोर से विरोध करती है और जानना चाहती है कि क्या यह कोई घटिया मजाक है। सही है, क्योंकि किसी भी लेवल 12 वाले में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वह इतने बड़े संकट को हल कर सके। लेकिन उसके घायल पिता बाबू लुओ तुरंत उसे बीच में ही रोक देते हैं और उसकी इस बदतमीजी भरी बात को चुप कराने के लिए सख्ती से उसका नाम पुकारते हैं। फिर भी माशा मुंह फुलाकर अपने पिता से बड़बड़ाते हुए कहती है और जिद करती है कि वह कुछ भी गलत नहीं कह रही है। आखिरकार खुद लेवल 12 वालों में एक बेहतरीन जीनियस होने के नाते उसे उनकी लड़ने की सीमाओं और लेवल 13 वालों से उन्हें अलग करने वाली विशाल, जिसे पार करना नामुमकिन है, उस खाई की पूरी समझ है। सच तो यह है कि वह जानती है कि वे इस समय बाहर 5 कुख्यात लेवल 13 समुद्री डाकुओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे खूंखार जानवर जो इतने ताकतवर हैं कि उनमें से सिर्फ एक को फंसाने के लिए उनके अपने 3 लेवल 13 मास्टर्स को लगना पड़ा था। इस सच्चाई से डरकर और निराश होकर माशा जानना चाहती है कि ऐसे भयानक बेड़े के सामने सिर्फ एक लेवल 12 वाला
कैसे कोई फर्क ला सकता है। उसी समय जांगकुआन भी अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही होती है, यह सोचकर कि अगर इस बात का सुझाव उस महान हाइजिदाओ के अलावा किसी और ने दिया होता तो वह बहुत पहले ही अपना आपा खो चुकी होती। उस अनुभवी योद्धा की ओर मुड़कर एक बेबस जियांग क्वान हाइजिदाओ से गुजारिश करती है कि वह मजाक करना बंद करे, क्योंकि उनकी जान सचमुच दांव पर लगी हुई है। लेकिन पसीने से तर हाइजिदाओ अपनी बात पर डटा रहता है और जोर देकर कहता है कि वह पूरी तरह से गंभीर है, गंभीर है, और यह कि लियू शेंग के पास सचमुच उन्हें बचाने की जबरदस्त ताकत है। ठीक उसी समय कमरे में किसी ताकतवर हस्ती के आने का एहसास होते ही हाइजिदाओ तुरंत घूम जाता है। उसका चेहरा तुरंत ही भारी राहत से खिल उठता है और वह बड़े ही गर्मजोशी से लियू शेंग का कमांड सेंटर में स्वागत करता है। ठीक उसी पल जांगक्वान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वह आखिरकार पहली बार उस तथाकथित महान रक्षक को देखती है। उसका नाम सुनकर बहुत ज्यादा शक करने वाली माशा और उसके पिता बाबू लुओ भी घूमकर उस नए आए व्यक्ति को परखने लगते हैं। फिर लड़ाकों की भीड़ चुपचाप दो हिस्सों में बढ़ जाती है और लियू शेंग शांत कदमों से आगे बढ़ता है और कमरे में मौजूद हर किसी का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, माशा तुरंत उसका मजाक उड़ाती है, बुदबुदाते हुए कहती है कि वह असल में तो बस लेवल 12 का है और सोचती है कि आखिर सब लोग उसे इतनी बड़ी चीज क्यों मान रहे थे। लेकिन बाबू लुओ तुरंत अपनी बेटी के कंधे पर चेतावनी भरा हाथ रखता है और उसे आगाह करता है कि चीजें उतनी आसान नहीं हैं जितनी दिखती हैं। बिना कोई समय गंवाए हाइजिदाओ लियू शेंग को पूरी स्थिति के बारे में बताता है और समझाता है कि 5 अनुभवी लेवल 13 के स्पेस पायरेट्स ने जानबूझकर स्टार स्पिरिट फ्लावर्स की यात्रा को निशाना बनाया है। जब लियू शेंग पूछता है कि क्या उनके पास इस घेराबंदी से निपटने का कोई प्लान है, तो हाइजिदाओ मानता है कि किसी भी रणनीति के लिए दूसरे लड़ाकों के साथ मिलकर काम करना जरूरी होगा। वह आगे कहता है कि हालांकि अभी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्रू को लियू शेंग की लड़ने की काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस बात को देखते हुए वह खुद उन्हें मनाने की कोशिश करने का प्रस्ताव देता है। उनके शक से जरा भी विचलित हुए बिना लियू शेंग उससे कहता है कि वह परेशान न हो, यह कहते हुए कि क्योंकि उनके पास कोई पक्की योजना नहीं है, इसलिए वे बस उसकी योजना का ही पालन करेंगे। इस पर हैरान हाइजिदाओ पूछता है कि क्या उसके मन में पहले से ही कोई योजना है, जबकि अनांग ट्यूरिंग पूरे उत्साह से उसका हौसला बढ़ाता है, यह देखकर हैरान कि उसके मालिक ने कितनी तेजी से रणनीति बना ली। फिर लियू शेंग बड़े ही सहज अंदाज में बताता है कि उसकी योजना असल में बहुत ही आसान है। वह स्पेसशिप से बाहर निकलेगा और खुद ही सारी चीजें संभालेगा। बेहद गंभीर भाव के साथ वह ठंडे लहजे में कहता है कि वह बस उनके 5 दुश्मनों को कुचल देगा। इस चौंकाने वाले बयान से हाइजिदाओ और ट्यूरिंग दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं और यह समझने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या वह सच में दुश्मनों से अकेले ही लड़ने का इरादा में है। घबराहट में पसीना पोंछते हुए हाइजिदाओ उसे चेतावनी देता है कि भले ही वह जानता है कि लियू शेंग असाधारण रूप से शक्तिशाली है, लेकिन एक साथ 5 लेवल 13 के स्पेस पायरेट्स अंतरिक्ष लुटेरों से भिड़ना बहुत ज्यादा ही लापरवाही होगी। ट्यूरिंग तुरंत बीच में बोल पड़ता है और अपने मालिक से जोर देकर कहता है कि यह जिद करने या अपनी शान दिखाने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। फिर भी बाहर मौजूद खौफनाक दुश्मनों को दिखाते हुए टैक्टिकल मॉनिटर की ओर देखते हुए लियू शेंग पूरी तरह से अविचलित रहता है। असल में वह बड़े ही शांत अंदाज में जवाब देता है कि अगर बाहर लड़ने के लिए 5 दुश्मन नहीं होते तो वह शुरू में अपने कमरे से बाहर निकलने की जहमत भी नहीं उठाता। यह सुनकर कमरे में मौजूद दूसरे लड़ाके तुरंत हंस पड़ते हैं और उसके इस दावे को कि वह अकेले ही 5 लेवल 13 के दुश्मनों को खत्म कर देगा अब तक का सबसे बेतुका और समझ से परे मजाक बताते हैं। बेमन से उसकी जिद मानकर पसीने से तर हाइजिदाओ उससे सावधान रहने को कहता है और तुरंत उसके लिए जहाज के निकास द्वार खोलने की पेशकश करता है। लेकिन लियू शेंग पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे रोक देता है और अचानक बैंगनी ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह छोड़ते हुए कहता है कि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शक्ति का यह अचानक और जोरदार विस्फोट आसपास मौजूद लड़ाकों को चौंका देता है और वे पूरी तरह से बेखबर रह जाते हैं। फिर हमारा हीरो बड़े ही शांत अंदाज में कहता है
कि वह इस भारी सुरक्षा वाले जहाज से पूरी तरह से अपने दम पर बाहर निकलने में पूरी तरह से सक्षम है। तो अपनी सर्वोच्च स्थानिक शक्ति स्पेशल पावर को सक्रिय करते हुए वह खुद को एक जोरदार वॉरअप वॉर्टेक्स में लपेट लेता है, जिससे अंतरिक्ष मुड़ जाता है और वह उनकी आंखों के सामने पलक झपकते ही गायब हो जाता है। खाली हवा को घूरते हुए पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए हाइजिदाओ और ट्यूरिंग बस हैरानी से चीख ही पाए, यह बिल्कुल भी समझ न पाते हुए कि आखिर कैसे एक लेवल 12 का जीव एक अमर स्तरीय युद्धपोत की सुरक्षा पंक्ति को भेद कर सीधे उसके भीतर टेलीपोर्ट हो गया। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लियो शेंग अचानक गायब हो जाता है और कॉम्बैट प्रेप हॉल में मौजूद सभी लोग बस खाली हवा को देखते रह जाते हैं। आओ नोंग ट्यूरिंग पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाते हुए यह समझने की कोशिश करता है कि लियो शेंग ने इतनी जबरदस्त स्पेशल टेलीपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंचने की कला कैसे की। यहां तक कि अनुभवी लेवल 13 फाइटर हाईजी दाओ को भी पसीना आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि लेवल 12 का कल्टिवेटर बिना कोई अलार्म बजाए वॉरशिप की बैरियर से चुपचाप कैसे निकल गया। फिर भी मेन मॉनिटर पर लियू शेंग बाहर अंतरिक्ष के खालीपन में शांति से तैरता हुआ दिखाई देता है। बाकी क्रू और मर्सनरीज तुरंत घबरा जाते हैं जब वे देखते हैं कि लियू शेंग अंतरिक्ष के वैक्यूम में आराम से खड़ा है और अकेले ही पूरे समुद्री लुटेरों के बेड़े का सामना करने के लिए तैयार है। स्क्रीन को देखकर हाईजी दाओ को आखिरकार समझ आता है कि लियू शेंग को इतना जबरदस्त आत्मविश्वास कहां से मिलता है। उस लड़के की स्पेशल मास्टरी, अंतरिक्ष में हेरफेर करने की कला पहले से ही बिल्कुल अलग लेवल पर है। पास ही खड़ी जयांग चेन के पास लियू शेंग की इस ट्रिक के बारे में सोचने का समय नहीं है। वह तुरंत मुड़ती है और ताकतवर फाइटर वू तियान से अपना इरादा बदलने की गुहार लगाती है। वह उससे दोबारा सोचने की विनती करती है क्योंकि वह जानती है कि उसकी जबरदस्त ताकत के बिना उनके बचने की संभावना लगभग 0 है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वह उसे यात्रा से होने वाले कुल मुनाफे का 30% देने का ऑफर देती है। इससे आखिरकार वो तियान की प्रतिक्रिया सामने आती है। इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। लाइट ईयर्स की दूरी तय करने वाले एक एलीट कार्गो शिप के लिए कुल कमाई का 30% हिस्सा खरबों की भारी भरकम दौलत के बराबर होता है। इतनी बड़ी रकम के बावजूद वो तियान जल्दी ही शांत हो जाता है और उसे मना कर देता है। वह मानता है कि पैसा तो आकर्षक है, लेकिन मिशन को पूरा करना नामुमकिन है। वह कहता है कि भले ही यह यात्रा उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का जरिया थी, लेकिन अगर वे मारे गए तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वह उसे सलाह देता है कि वह शिप और कार्गो को छोड़ दे। उसे दिलासा देने के लिए वू तियान वादा करता है कि वह उसके साथ भाग जाएगा और जब वे उसके परिवार का सामना करेंगे तो दोष अपने ऊपर ले लेगा। वह उसे भरोसा दिलाता है कि नतीजे उतने बुरे नहीं होंगे जितना वह डर रही है। वह उसे याद दिलाता है कि चूंकि उनका टॉप क्लास शिप कभी न टूटने वाला अविनाशी है, इसलिए उसका परिवार आखिरकार उसे ढूंढ ही लेगा और वापस पालेगा। फिर भी जी यानकियान बुरी तरह टूट जाती है क्योंकि वह अपने करियर और भविष्य को बिखरते हुए देख रही है। आखिरकार वह सच्चाई मान लेती है और जहाज से लोगों को निकालने की तैयारी करने चली जाएगी, जबकि वू तियान इस बीच कमांड सेंटर पर नजर रखने का वादा करता है। लेकिन वू तियान अभी भी बहुत तनाव में है। उस शानदार जहाज को छोड़ना एक बात है, लेकिन बचे हुए लोगों की भीड़ को 5 बेरहम लेवल 13 के स्पेस पायरेट्स, समुद्री लुटेरों के बीच से सुरक्षित निकालना बहुत मुश्किल काम है। वह मुड़ता है और हाई जीदाओ के साथ मिलकर भागने का रास्ता बनाने का सुझाव देने की सोचता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वू तियान हैरान रह जाता है। टैक्टिकल मॉनिटर पर देखते हुए उसे स्पेस में लू शेंग दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि यही वह लेवल 12 का लड़का है जिसके बारे में हाई जीदाओ बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वह चुपचाप उनके सुरक्षित जहाज के ढांचे से कैसे बाहर निकल आया। सिर्फ वही हैरानी से नहीं देख रहा था, घायल बाबालुओ और उसकी बेटी माशा भी स्क्रीन पर देख रहे थे और लू शेंग की अकेली आकृति से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे।
ठंडी और खाली जगह में लू शेंग पायरेट युद्धपोतों के एक बड़े बेड़े से घिरा हुआ था, जबकि जहाज के कंट्रोल रूम ब्रिज में मौजूद क्रू चिल्ला रहा था। उन्हें लग रहा था कि लड़का पागल हो गया है। पास ही पायरेट फ्लैगशिप पर मौजूद दुश्मन कमांडर एक अकेले रक्षक को देखकर मजाक उड़ाते हैं। इस अजीब नजारे पर हंसते हुए वे अपने क्रू को आदेश देते हैं कि पहले उस पर आसानी से हमला करें ताकि वे धीरे धीरे उसे तड़पा सकें। कुछ आम पायरेट्स सावधान रहने की कोशिश करते हैं और अपने साथियों को चेतावनी देते हैं कि कोई भी लेवल 12 का व्यक्ति जो अकेले पूरे बेड़े का सामना कर रहा हो वह जरूर एक खतरनाक फाइटर होगा। लेकिन दूसरे पायरेट्स इसे मजाक में उड़ा देते हैं और मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि क्या यह लड़का उनके 5 लेवल 13 कमांडरों या किसी बड़े युद्धपोत के मजबूत कवच से भी ज्यादा ताकतवर है? पायरेट्स मजाक खत्म करने का फैसला करते हैं और सीधे उस पर भारी एनर्जी बीम की जबरदस्त और सुनियोजित बौछार करते हैं। लेकिन लू शेंग जरा भी नहीं घबराता। वह शांति से आते हुए हमले का सामना करता है और पीछे हटने से इनकार करते हुए अपनी चाल चलने की तैयारी करता है। वह शांति से आगे बढ़ता है और पायरेट लेजरों के तूफान में घुस जाता है। उसके चारों ओर एक तेज चमकती हुई ऊर्जा ओरा होती है। अगले ही पल पायरेट बेड़े की संयुक्त तोपों का हमला सीधे उस पर होता है और वह एक जबरदस्त और चकाचौंध कर देने वाले धमाके में पूरी तरह घिर जाता है। फ्लैगशिप पर पायलट को तुरंत एहसास होता है कि धमाके के असर में कुछ गड़बड़ है। धुएं और आग की लपटों के बीच से लू शेंग पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलता है और अपने शक्तिशाली प्रोटोस्टार रूप में आने के लिए अपनी स्टेलर लॉ तारकीय शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसे एक जलते हुए तारे में बदलते देख आसपास के समुद्री लुटेरे बुरी तरह डर जाते हैं और उनका आत्मविश्वास पल भर में गायब हो जाता है। विनाश के देवता की तरह उन्हें नीचे देखते हुए लू शेंग एक ही पल में इस लड़ाई को खत्म करने की तैयारी करता है। सुनहरी रोशनी की एक लकीर तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ती है और बिना किसी रुकावट के कई हथियारों से लैस समुद्री लुटेरों के शरीर के आर पार निकल जाती है। बचे हुए लुटेरे उलझन में घूमते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लू शेंग अचानक उनके बीच से निकलकर उनकी कतारों के ठीक पीछे कैसे पहुंच गया। इससे पहले कि वे अपने हथियार उठा पाते, एक लुटेरा डर के मारे चीखता है और घबराहट में अपने दोस्त के धड़ की ओर इशारा करता है। वह लुटेरा उलझन में नीचे देखता है और उसे एहसास होता है कि उसका बीच का हिस्सा टूट रहा है और टूटे हुए कांच की तरह अलग हो रहा है। एक पल में कटे हुए समुद्री डाकू पूरी तरह से कॉस्मिक धूल में बिखर जाते हैं और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते। फ्लैगशिप पर हेल्समैन को अपने मॉनिटर पर उनके आगे के हिस्से को तुरंत खत्म होते देखकर हैरानी से पसीना आ जाता है। लू शेंग को देखकर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। युवा बस स्पेस में आराम से टहल रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। उनके भारी बैटलशिप के पास से गुजरने भर से लू शेंग के प्रोटोस्टार रूप की गर्मी से वे तुरंत फट जाते हैं। शिप के अंदर एक बेचैन जियोनेक्शन अपने क्रू को सबसे कीमती कार्गो को बचाने और 12 एस्केप स्क्वाड में बांटने का निर्देश देने में व्यस्त है। वह जानती है कि वुतियान सही है और शिप एक खोया हुआ मकसद है, लेकिन वह अपने परिवार को होने वाले फाइनेंशियल नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। अचानक वह देखती है कि उसका एक क्रू मेंबर कैप्टन एकदम जमा हुआ खड़ा है और खिड़की से बाहर देख रहा है। गुस्से में वह मुश्किल समय में आराम न करने के लिए उस पर चिल्लाती है। सदमे से कांपते हुए कैप्टन हकलाते हुए माफी मांगता है और कहता है कि वह जो देख रहा है वह अविश्वसनीय है और उसे तुरंत स्क्रीन देखने की जरूरत है। गुस्से में झेड़ ओनक्शन आता है और यह जानने की मांग करता है कि उनकी जान बचाने और कार्गो को बचाने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। वह अपना आपा खोने और चीखने ही वाली होती है, लेकिन अचानक वह जम जाती है जब वह देखती है कि हॉलवे में हर एक क्रू मेंबर चुपचाप मॉनिटर को देख रहा है। चारों ओर देखने पर उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी एलीट फोर्स एकदम सदमे के भावों से जमी हुई है। कंफ्यूज होकर वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर खुद व्यू पोर्ट की ओर देखती है, यह जानने के लिए बेताब है कि उसके लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। स्क्रीन पर उसे एक अविश्वसनीय नजारा दिखाई देता है। समुद्री डाकुओं का पूरा बड़ा बेड़ा रोशनी की तेज किरणों से सिस्टमैटिक तरीके से टुकड़े टुकड़े हो रहा है।
वह हैरानी से देखती है और चिल्लाती है। यह जानने की मांग करती है कि कौन सी शक्ति उनके हमलावरों को खत्म कर रही है और यह डरावना सुनहरा योद्धा असल में कौन है। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शियानक्सियान को आखिरकार सारी बातें समझ आ जाती हैं। उसे एहसास होता है कि जो सुनहरे योद्धा जैसा दिखने वाला व्यक्ति युद्ध के मैदान को साफ कर रहा है, वह वही लेवल 12 का यात्री है जो रहस्यमय तरीके से जहाज से गायब हो गया था। बाकी क्रू के लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लेवल 12 का कोई व्यक्ति इतनी जबरदस्त और ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति कैसे रख सकता है। माशा को यकीन नहीं होता और वह बुदबुदाती है कि असाधारण प्रतिभा वाले लोग जरूर होते हैं, लेकिन लेवल 12 के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह खत्म कर देना ऐसी बात है जिसे समझाना नामुमकिन है। अनुभवी विशेषज्ञ बाबालुओ भी स्थिति की गंभीरता और खतरे को भांपकर पसीने पसीने हो जाता है। ब्रिज पर तनाव बढ़ जाता है क्योंकि स्क्रीन पर जबरदस्त धमाके दिखाई देते हैं, जिससे जहाज पर मौजूद सभी लोगों को एहसास होता है कि लियू शेंग का सामना लेवल 13 के एक शक्तिशाली योद्धा से होने वाला है। लेकिन दांव बहुत ऊंचे हैं क्योंकि उसका सामना सिर्फ एक बॉस से नहीं है, बल्कि 5 लेवल 13 के समुद्री डाकू कमांडर उसे खत्म करने के लिए तैयार खड़े हैं। अंतरिक्ष के ठंडे और खालीपन में पट्टी बंधे हत्यारे को लियू शेंग की जबरदस्त ऊर्जा का एहसास होता है, लेकिन यह पक्का करने के बाद कि वह लड़का सिर्फ लेवल 12 का है, वह आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है और इस नए खिलाड़ी से खुद निपटने का फैसला करता है। दूसरे समुद्री डाकू कप्तान भी लड़ाई में शामिल होने की पेशकश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत आसानी से होने वाली जीत है। हालांकि घमंडी हत्यारा उनकी मदद को पूरी तरह से ठुकरा देता है और ऊर्जा की जबरदस्त लहर के साथ सीधे लियू शेंग की ओर बढ़ता है। उसे पूरा यकीन होता है कि लेवल 12 का कोई भी व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता। समुद्री डाकू हत्यारा जलते हुए बैंगनी उल्कापिंड की तरह तेजी से आगे बढ़ता है और अपने आखिरी विनाशकारी हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वह जोर जोर से डींगे मारता है कि वह लियू शेंग को लेवल 12 और लेवल 13 के बीच के क्रूर और कभी न मिटने वाले अंतर का कड़ा सबक सिखाएगा। अपनी सबसे खतरनाक तकनीक डेड ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए हत्यारा लियू शेंग की चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी से सीधे टकराता है, लेकिन असल में वह अंतर मौजूद ही नहीं होता और एक पल के लिए पूरी तरह हावी होते हुए लियू शेंग आसानी से समुद्री डाकू कमांडर को 2 हिस्सों में काट देता है, जो अपने कटे हुए शरीर को वापस जोड़ने की बेताब कोशिश कर रहा होता है। घबराया हुआ हत्यारा डर के मारे चीखता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। इस बीच लियू शेंग अंतरिक्ष के खालीपन में धीरे धीरे रुकता है। अपनी चमकती सुनहरी आभा के बीच वह बिल्कुल शांत और बेदाग दिखता है। उसे उस हमले का पता भी नहीं चला। वह मजाक में सोचता है कि क्या कोई मामूली मक्खी उसके चेहरे के पास से गुजरी है। शिप के अंदर हैरान परेशान माशा स्क्रीन को खाली नजरों से देखती रह जाती है। वह जानती है कि किसी भी सामान्य जीनियस के लिए लेवल 13 का सामना करना मौत की सजा जैसा है, जिससे बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। फिर भी यह जबरदस्त ताकत वाला इंसान आसानी से ब्रह्मांड के नियमों को बदल देता है और खुद लेवल 12 पर होते हुए भी एक बड़े एक्सपर्ट को कुचल देता है। पूरी क्रू खामोशी और हैरानी में डूबी रह जाती है। मॉनिटर पर दिख रहे उस हैंडसम नौजवान को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इस सन्नाटे के बीच सभी को उस अनुभवी और ताकतवर इंसान की कुछ पल पहले की अविश्वसनीय बात याद आती है। पता चलता है कि हाईजी दाओ बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा था और यह अजीब सा लेवल 12 वाला इंसान ही सच में उनका भगवान जैसा रक्षक है, जो अकेले ही समुद्री लुटेरों के बेड़े को अंतरिक्ष के कबाड़ में बदल रहा है। क्रू को अचानक एहसास होता है कि वह अनुभवी मास्टर पागल नहीं था और इस नौजवान में सच में इतनी लड़ने की ताकत है कि वह पूरी लड़ाई का पासा पलट सकता है। लियू शेंग के दुश्मन की अगली पंक्ति को आसानी से खत्म करने के साथ वे जल्दी से अपनी ताकत का हिसाब लगाते हैं और पाते हैं कि उनकी तरफ अभी भी 3 लेवल 13 जो स्थिति पहले पूरी तरह से आत्मघाती लग रही थी, वह अचानक समुद्री लुटेरों की घेराबंदी तोड़ने के लिए एक ऐसी लड़ाई में बदल जाती है जिसे आसानी से जीता जा सकता है। वो तियान आगे आता है और सुझाव देता है कि अगर वह और बाबालुओ मिलकर काम करें तो वे आसानी से बचे हुए
लेवल 13 के 2 समुद्री लुटेरे लीडरों को रोक सकते हैं, यह साबित करने के लिए कि वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। बाबालुओ एक मना की गई गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी लड़ने की 80% ताकत वापस आ जाती है और उसकी आत्मा की चोटें कुछ समय के लिए दब जाती हैं। शी यांगक्सिन उत्साह के साथ कहती है कि वह खुद वॉरशिप के भारी डिफेंस सिस्टम को चलाकर तीसरे समुद्री लुटेरे बॉस को अकेले ही रोक सकती है। बचे हुए दुश्मनों की गिनती करते हुए वू तियान ने देखा कि लियू शांग ने उनमें से एक को पहले ही खत्म कर दिया है, इसलिए अब सिर्फ एक समुद्री डाकू कमांडर बचा। वह पूरे भरोसे के साथ हाई जी दाओ की ओर मुड़ा और उस बूढ़े उस्ताद से कहा कि वह अपने टारगेट चुन ले ताकि वे आखिरकार इस लड़ाई को खत्म कर सकें। पूरा ब्रिज हाईजी दाओ की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। सब अचानक एक हो गए और जबरदस्त जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो गए। इतनी देर तक मौत का सामना करने के बाद बाकी क्रू मेंबर्स में अचानक जबरदस्त उम्मीद जाग उठी और वे हालात में आए इस चमत्कारिक बदलाव पर खुशी से झूम उठे। लेकिन उनका जबरदस्त रणनीतिक प्लान तुरंत ही तब बिगड़ गया जब पसीने से तरबतर हाईजी दाओ ने अजीब ढंग से उनसे कहा कि वे परेशान न हों। उसकी हिचकिचाहट को गलत समझकर पूरा कमरा हैरान परेशान रह गया। बेताब शी यांगक्सिन ने झुककर उसने अपने परिवार की पुरानी इज्जत की कसम खाई कि वे जो कुछ भी चाहेंगे वह उन्हें सब कुछ देगी। वह घबराहट में वादा करती है कि जहाज को बचाने का इनाम इतना बड़ा होगा कि मालिक और लियू शांग दोनों की जिंदगी संवर जाए और गलतफहमी दूर हो जाएगी। पसीने से लथपथ हाईजी दाओ जल्दी से साफ करता है कि इस मामले का पैसों उनकी मदद करने की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। सब्र खोते हुए बाबालुओ उस पर चिल्लाता है कि वह अपनी छिपी हुई मांगें बता दे ताकि बहुत देर होने से पहले वे कुछ कर सकें। वो तियान सख्ती से उसे याद दिलाता है कि समय तेजी से बीत रहा है और हमला करने का सुनहरा मौका हाथ से निकला जा रहा है। वह कहता है कि एलियन युद्ध क्षेत्र के अनुभवी होने के नाते हाईजी दाओ को लड़ाई के सही समय का महत्व किसी और से बेहतर पता होना चाहिए। घबराहट में हाथ हिलाते हुए बूढ़ा उस्ताद उन्हें बताता है कि वे स्थिति को पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं। वह समझाता है कि उसे इनाम से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि उनमें से किसी के भी जहाज से बाहर निकलने का कोई कारण नहीं। वो तियान हैरान रह जाता है जब हाईजी दाओ आराम से कहता है कि रणनीतिक युद्ध की योजना बनाना समय की बर्बादी है। रणनीतिक मॉनिटर की ओर उंगली दिखाते हुए उस्ताद कहता है कि सबसे अच्छा कदम यही है कि वे आराम से बैठें और उसके शिष्य को स्थिति संभालने दें। वह आत्मविश्वास के साथ कहता है कि लियू शांग को किसी मदद की जरूरत नहीं है और वह अकेले ही बचे हुए समुद्री लुटेरों के सरदारों को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। क्रू के सदस्य चुपचाप खड़े रह जाते हैं। उन्हें यह अजीब बात समझ नहीं आती कि कैसे लेवल 12 का एक व्यक्ति अकेले लेवल 13 के स्पेस समुद्री लुटेरों के सरदारों के पूरे दल का सामना कर सकता है। इससे पहले कि वे इस झटके को समझ पाते, हाईजी दाओ बताता है कि उसे एक और बड़ी सच्चाई बतानी है। वह आराम से बताता है कि लियू शांग असल में उसका शिष्य नहीं है और उसके ठीक पीछे खड़ी गुलाबी बालों वाली एल्फ ही उसकी असली शिष्या है। सुनहरे योद्धा को दिखाते मॉनिटर की ओर देखते हुए अनुभवी उस्ताद मानता है कि उसमें लियू शांग का गुरु बनने के लिए जरूरी हुनर का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। असल में वह पूरी ईमानदारी से कहते हैं कि लियू शांग की कॉस्मिक शक्ति और मार्शल आर्ट्स में महारत इतनी जबरदस्त है कि वह लड़का असल में उन्हें सिखाने के काबिल है। इस चौंकाने वाली बात ने उनकी दुनिया ही हिलाकर शी यांगशेन, वू तियान और बाबालुओ तो पूरी तरह हैरान और अवाक रह गए। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।